अमेरिकी उपराष्ट्रपति का एक अलग बयान आता है जेडी वेंस का। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में हम नहीं आएंगे बीच में। लेकिन उससे पहले वहां के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर दोनों देश चाहें तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। और भी कई बड़े मुल्क हैं, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कई मुल्क हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? संसार। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, मैं आज आपको यह नहीं कहूंगा कि मैं लेकर चलता हूं राजनीति की दुनिया, क्योंकि जो आज का विषय है वो राजनीति का है ही नहीं, बहुत गंभीर विषय है साथियों। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का टकराव चल रहा है, यह टकराव कहां तक पहुंच गया है? क्या हम इसको युद्ध कह सकते हैं, या अभी भी युद्ध में और टकराव के बीच में कोई फैसला है? विशेषकर जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं, हमारे जो बॉर्डर से सटे हुए एरियाज हैं, उन लोगों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो आम लोग हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? और आखिर में जंग शुरू होगी तो जंग कहां तक पहुंच सकती है और कितना नुकसान हो सकता है दोनों मुल्कों का? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल डीपी वत्स जी। नमस्कार। जो डिफेंस कमेटी के मेंबर कम चेयरमैन भी रहे हैं और इस विषय पे बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगे। जनरल साहब, जो फिलहाल की सिचुएशन है इसमें क्या कहें तो आम जनता को यह नहीं समझ में आ रहा कि ये एस्केलेशन क्या है, कहां तक पहुंच गई है बात? मतलब फिलहाल की सिचुएशन ये है कि उन्होंने नंबर 1 हमारे ऊपर अटैक किया कि धर्म पूछ के पहलगाम में जी 26 भारतीयों की हत्या की। बिल्कुल। उसके जवाब में हमने उनके नो टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त कर दिए जी। जो मुजफ्फराबाद जी, कोटली जी, बहावलपुर थे JNK में, जी जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। फिर लाहौर के पास मुरीद के, शालकोट के पास, और भावलपुर के पास, भावलपुर में रालर। जी जी। और उसमें जैस का बड़ा बता रहे थे, तो बहुत बड़ा अड्डा था। यहाँ सारे अड्डे या ट्रेनिंग सेंटर जैस और लश्कर तैयबा के थे जी। हाँ। तो उसमें हमारी स्ट्राइक कारगर रही जी। हमने मिसाइलों से हिट किया, बिल्कुल सटीक निशाने लगे, हमारे सटीक निशाने लगे। और उसका प्रूफ ये है कि टेररिस्ट मारे गए, उनके परिवार मारे गए, और टेररिस्ट तो मारे गए जी, उनके जनाजे पे, क्या बात, यानी उनकी मैयत के साथ। ये बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, चाहे भावलपुर हो, चाहे शालकोट हो, चाहे मुर्दी के हो जी, मुरीद के हाँ, हर जगह सेना के जनरल, पाकिस्तानी सेना के जनरल जनाजे में शामिल थे और पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जी, यानी सब्ज हिलाली झंडा जी जी, वो उनके ताबूत पे यस रखा गया। बिल्कुल। तो ये तो जो हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी वो प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये सेना द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हैं। हाँ, सेना का हिस्सा है, सेना की एसेट्स थे जी जी। यानी चाहे अजहर हो, उसका परिवार 14 लोग, वो खुद ही मान रहा है कि नहीं मर जाता तो ठीक था। 10 के करीब लोग मारे गए परिवार। 14 उसके 2 दोस्त मिला के 14 लोग, उसकी बहन, उसका जीजा, उनके बच्चे, उसका चचा, ताया, इस तरह से मिला के 14 लोग उसके मारे गए जी। और हर जगह जिसने उसको भी मारा था, डेनियल पर्ल को, उसका भी अमेरिकन था, हाँ, उसको भी मारने वाला मारा गया। तो ये इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? ठीक बात है। इसके जवाब में वहां की सेना ने फिर हमारे 26 ठिकानों पे हमला किया। अच्छा। जो हमने नाकाम कर दिए जी, पूरी तरह नाकाम किए। अच्छा। फिर उसके जवाब में हमने भी उनके रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर बोलते हैं, फौज का हेडक्वार्टर तक जाके हमला किया। अच्छा। यानी उसमें हर जगह ही किया, रावलपिंडी, लाहौर जी,
लाहौर के तो ठिकाने ही ध्वस्त कर दिए जो उनका एंटी मिसाइल डिफेंस था चाइनीज। जी जी। और हर जगह हमला किया। उनकी बहुत बड़ी नाकामी ये है कि हम उनके दूर तक पहुंच गए हमारे ड्रोन। ठीक बात है। चाहे रावलपिंडी हो, ठीक बात, चाहे कराची हो, यानी कुछ तो ऐसी जगह हैं जो सरहद के नजदीक हैं या एलओसी के नजदीक हैं। ठीक बात, मगर हम तो उनके अंदर जाके घुस गए, कराची तक पहुंच गए, कराची तक पहुंच गए, रावलपिंडी तक पहुंच गए, रावलपिंडी तक पहुंच और गए, फैसलाबाद तक पहुंच गए जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर हमारे हिमाकत की, हाँ हिमाकत की, हमारे ऊपर हमला किया, नुकसान किया। और इस नुकसान में एक तो ये बड़ा गिरावट है कि फौजी ठिकानों की बजाय उन्होंने आम नागरिकों के ठिकानों पर हमला किया। और ठिकाने क्या, एक गुरुद्वारे पे हमला कर, गुरुद्वारे पे हमला किया और श्रद्धालु मारे गए वहां। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनकी मस्जिद पे भी हमला हुआ वहीं रजौरी में। इसी तरह से बहुत से मवेशी और बहुत से सिविलियन मारे गए हैं। हाँ। जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज विशेषकर। और इस रात वाले हमले में जो उनका लेटेस्ट था, पंजाब के एयरपोर्ट्स जी के पास उन्होंने मेडिकल ठिकानों पे हमला किया। मेडिकल ठिकाने जिनेवा कन्वेंशन के तहत। जी जी, बड़ी शर्म की बात है। शर्म की क्या, उसका उल्लंघन है जिनेवा जो कन्वेंशन समझौता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। श्रीनगर में एयरपोर्ट के पास MI रूम्स पे इस तरह से पंजाब में यानी मेडिकल ठिकानों पे हमला करना एक जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो अब बात ये, जैसे हमारे यहाँ भी कल सिरसा में एक मिसाइल गिरी है और उन्होंने दावा यहाँ तक किया था कि जो सिरसा का एयरबेस है हमने ध्वस्त कर दिया है। फिर यहाँ से हमारी आर्मी ने और हमारे सरकार ने भी सबूत दिए। ये सिरसा वाली क्या सच और क्या झूठ है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, लड़ाई की सबसे बड़ी कैजुअलिटी सच्चाई होती है जी। वो फोग ऑफ दी वार, यानी दुश्मन कुछ कहता है, हम कुछ कहते हैं। इंफॉर्मेशन वार भी बोलते हैं इसको। हाँ, इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो टोटल दोनों तरफ से तूफान उठा हुआ है। उसमें मैं तो कहूंगा कि एविडेंस बेस्ड, यानी आपके पास इस जो आप कह रहे हैं उसका कोई सबूत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एविडेंस बेस्ड जो हमारी ब्रीफिंग करती है गवर्नमेंट ब्रीफिंग यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और जो हमारी लेडी अफसर्स, बहादुर लेडीज, उनको हम सलाम करेंगे जिस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन का जो मोर्चा है उस मोर्चे पे दोनों के दोनों महिलाएं जिस प्रकार से डटी हुई हैं, वाकई में सलामी योग्य है जनरल साहब। हाँ, तो उन्होंने संभाला है मोर्चा और उन्होंने एविडेंस दी है कि इन्होंने कहा हमने सरसा एयरपोर्ट को यानी नष्ट कर दिया, एयरबेस को उसको नष्ट किया जी। हमने सरसा के आज की डेट के फोटो दिखा दी, जहां जहां उन्होंने कहा है जैसलमेर, जहां भी आदमपुर, हलवाड़ा, सब हमने आज की डेट के फोटो दिखा दी। सूरतगढ़ पे उन्होंने कहा कि हमने लेके सूरतगढ़ गेट से लेके और पूरे रनवे के, और ये नहीं कह रहे कि हम तो जो है वो छोटे मोटे अस्पतालों पर मार गए मिसाइल। ठीक बात है। तो वो वार में झूठ और तूफान, झूठ का तूफान कहूंगा। जी जी जी। और ये फतेह मिसाइल थी, ये तो इनकी अच्छी, मतलब इनको तो बड़ा नाज था इस मिसाइल पे कि हम फतेह मिसाइल मार गिराएंगे। उसको मार गिराया हमने। हाँ, उसको मार गिराया फतेह मिसाइल को। हाँ जी। तो मिसाइलों तक आगे, बिल्कुल दोनों मुल्क आगे। हाँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, देखिए साथियों, तो ये कि जो हम आज आपको जानकारी देंगे ना, जनरल साहब का स्वभाव भी है, और फौजी आदमी जो होता है ना वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करते हैं। जो आजकल की मीडिया कर रही है, आपको जो भी जानकारी देंगे, जो भी बात बताएंगे, वो स्टिक बताएंगे, तथ्य के साथ बताएंगे। तो जनरल साहब, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन, जनता भी जानना चाहती है। अब बात मिसाइलों तक आ गई है, आखिर मतलब युद्ध हो गया या अब भी कुछ बाकी है? देखो, डिक्लेयर्ड वार तो है नहीं, हमारी तरफ से तो मोबिलाइजेशन तक नहीं हुई है। ठीक बात है। नहीं तो सारी दुनिया को पता ही लगेगा। जी जी जी। जब चलेंगे ट्रेन, जी, ये वो आजकल तो सैटेलाइट से सब फोटो आ जाते हैं। जबकि उन्होंने मोबिलाइज कर लिया है, आर्मी को मोबिलाइज कर लिया, बॉर्डर के पास आ गए, टैंक भी लाए हैं। जी जी। हम तो अभी तक ड्रोन से ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और डिक्लेयर वार इमरजेंसी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने तो अपने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी, पाकिस्तानी पंजाब में। जी जी जी। तो डिक्लेयर्ड वार तो एक अलग बात है, मगर तो इसमें प्रील्यूड उससे पहले का
प्री वार सिचुएशन जरूर होगी है। आप है ना, जैसे फौजी भाषा में इसको आप एस्केलेशन कहते हो। एस्केलेशन तो ऐसे था कि जैसे एस्केलेशन स्टेजेस में तेज करना। अच्छा, स्टेजेस में तेज तो हो रहा है कि पहले तो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई जी, फिर हमने टेररिस्ट ठिकाने बर्बाद किए, उसके बाद उन्होंने ड्रोन फेंक के हमने फेल किए सारे 26 ठिकानों पे, फिर हमने ड्रोन किए, उसके बाद कल मिसाइल एक्सचेंज हुए हैं। मिसाइल, ठीक है, मिसाइलों पे बात आई। उनके तो एयर बेसिस ध्वस्त हुए हैं ना। नूर खां एयर बेस को रावलपिंडी के पास बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह उनके कई ठिकाने यानी चाहे सियालकोट में हो, एक चुनिया है, एक पसरूर है, यानी जगह जगह उनके 8 एयर बेस हमने बर्बाद किए हैं। हाँ, तो उनकी तो फोटो आ रही है, सबूत हैं। गड़ा है नूर खां एयर बेस में, तो गड़ा वो साफ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो एस्केलेट तो हो गया, और एस्केलेशन ये भी हो गया, सिविलियन कैजुअलिटीज हैं। अब राजौरी का तो एडीसी और राजकुमार थापा शहीद हुआ है, मैं उसको नमन करता हूँ जी, कि एक IAS अफसर का शहीद हो जाना। फौज तो लड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, मगर वो भी अपने मोर्चे पे डटा रहा। हमारे हरियाणा के भी कई जवान मरे हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। और बाकी देश में भी जो कुर्बानियां, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की तो टोटल फौज में हर एक 10वां जवान हरियाणा का है, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें भी हर एक 10वें में भी लड़ने वाले ज्यादा है, लड़ने वाले ज्यादा है। हाँ, वो आर्म्स के जवान ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है, सर्विसेज की बजाय, सर्विसेज की बजाय। हाँ, तो वो तो कैजुअलिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी। वे तो पंजाब हरियाणा तो देश का खड़गदारी हाथ रहे हैं शुरू से। जी जी जी, तो उसमें ऐसा एक्सपेक्टेड है, अगर लड़ाई बढ़ी तो हमें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। तो एक आप जाट रेजिमेंट में रहे हैं जनरल साहब, आपके वहां एक वो बोला जाता है, स्लोगन बोला जाता है, वो क्या स्लोगन होता है? एक बार जनता, वो तो हर एक इन्फेंट्री यूनिट का कोई ना कोई होता है। हाँ, जाट रेजिमेंट में क्या होता है? जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान जी, कि हम बलवान हैं, हम लड़ेंगे अपनी जान की बाजी लगा के, जी जी, और भगवान हमारी फतेह करेगा। जय का मतलब हमारी जय होगी, जय होगी भगवान के आशीर्वाद से। जी, आपने एक जिक्र किया कि हमने अपनी आर्मी को मोबिलाइज नहीं किया है, परंतु उन्होंने कर दिया है, तो इसमें फिर कहीं ना हमारी कमजोर नहीं है जी। वार के लड़ाई के बदले हुए तरीके और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब पहले तो किसी भी जगह, चाहे यूक्रेन में है या कहीं भी, ड्रोन्स की लड़ाई चलेगी, ड्रोन्स की चलेगी। हाँ, पहले एयर की बैटल चलेगी जी जी, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, वो एक स्कीम के तहत, एक प्लान के तहत जी जी, प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ दिया है सेना पे जो कि आप जो उचित समझो करो। हाँ, जो जरूरी है कर दीजिए। अब सेना को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया है। अब वो वाली बात नहीं है कि पहले जनरल साहब हम सुनते हैं कि सेना को आदेश नहीं मिलते थे और जिस वजह से हमारे को नुकसान भी होता। वो तो सरकार ने पूरी तरह सेना पे छोड़ दिया है। तो इसमें मैं ये कहूंगा, जैसे आपने बात कही, वो कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ कह रहा है, उसमें मैं कहूंगा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए जी। हम एक नेता के नीचे, ठीक बात है, सरकार के नीचे, अब वो तो पार्टी का बात नहीं है, वो तो देश सारी पार्टियों का है जी जी। तो हम उस विषय पे भी आएंगे जनरल साहब। थोड़ा सा आप देखिए, जो हमारा हरियाणा पंजाब है, जो हमारा हरियाणा का पंजाब का क्षेत्र, विशेषकर वो पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो यहाँ के लोगों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? हरियाणा पंजाब के लोगों ने सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, खड़गधारी हाथ मैंने कार, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं लड़ाई के लिए और लड़ते रहे हैं। शांति के टाइम में वो पुरानी लड़ाइयों की कहानियां पूर्व फौजियों से सुनते हैं जी बिल्कुल, तो मेंटली प्रिपेयर्ड, बल्कि लड़ाई ना हो तो उनका ओकड़ सी हो जाती है। हाँ, तो ये तो मेले पे भी जाकर दे, तो आपके टाइम में तो मेले पे तो जाए, मौज मस्ती कराए, बात गर्म कराएंगे तो राम लठ बजा कर दे। तो वो जैसा मैंने पहले कहा कि उन लोगों को एक तो अफवाहों का शिकार ना हो जी, और अपना मनोबल ठीक रखें। हाँ, ताकि सेना का मनोबल ठीक रहे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ना कहें या ऐसी बात ना करें जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। जी जी जी। अभी बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है? क्या ये परमाणु युद्ध तक भी जा सकती है? ये बड़ा क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन है जी जी, कि ये एक गैर जिम्मेदाराना फौज, एक गैर जिम्मेदार मुल्क और बंदरगाह हाथ में उस्तरा है या माचिस है,
यानी काम शुरू तो ये हुआ कि आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन का इंतजाम करे, और उसने पहले भी वो उग्रवादी तो भेजते ही थे, और अब नहीं, पिछले 40 साल से भेज रहे। ठीक बात है। हाँ, वो तो हम ही बर्दाश्त करते रहे, उसका हमने दे दिया जवाब। अब आगे एस्केलेशन होगी, आगे बढ़ती जाएगी। हमने तो पहले कहा ना कि उन्होंने पहलगाम किया, हमने उसका जवाब दिया, वो कुछ करते हैं फिर हम जवाब देते हैं, तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कहां तक लेके जाएंगे युद्ध को। लड़ने के लिए तो 10 दिन का हिसाब किताब ही है उनका पूरा। अच्छा, हाँ। अगर फुल फ्लैश लड़ाई शुरू होती है तो। मगर उसको IMF से भी दे दिए अब पैसे। संसार भी क्या है कि 8,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो संसार भी ये चाहता है, जो एडवांस मुल्क हैं, कि भाई हमारे हथियार बिके हैं, लड़ाई चालू रहे, वो लड़ाई में उलझे रहे हैं। हाँ, उलझे रहे, ज्यादा तरक्की ना करें। तो उनको समझना होता है, या सभ्य वर्ल्ड को समझना होता है। हमें तो ये है कि एक नेता की कमान में पूरा देश खड़ा हो, और लड़ाई जो है वो हर मोर्चे पे लड़ी जाती है। अब टोटल है वार, बॉर्डर पे नहीं। सेना तो लड़ रही है, मगर उसके लिए प्रोडक्शन भी चाहिए, हथियारों की प्रोडक्शन। हमारी फैक्ट्रियों में लड़ रहे हैं जो हथियार बनाने वाले हैं, जो जहाज बनाने वाले हैं, फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं। किसान खेत में लड़ रहा है ताकि अनाज की कमी ना हो, मजदूर लड़ रहा है ताकि हमारे रोड ठीक ठाक रहें। तो हर जगह जो भी सुचारू रूप से जहां वो बढ़ चढ़ के काम करें वो। अब हर नागरिक की देश को जरूरत है, और उस नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि वो इस घड़ी में देश के लिए काम करे, जो भी वह काम करता है। अब सेना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, तो हर एक नागरिक का परम कर्तव्य बनता है। तो हिंदुस्तान मतलब कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है? मतलब फुल फ्लैश हम अटैक करेंगे उनको? हिंदुस्तान तो जवाब दे रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है उसका जवाब दे रहा है। हम पहल नहीं कर रहे। लड़ाई में गिन गिन के नहीं मारे जाते। जी, लड़ाई में गिन गिन के नहीं मारे जाते। ठीक बात है। लड़ाई में आखिरकार दुश्मन को तबाह करना होता है, और जीत हासिल करनी होती है। वो हमने पहले भी की है, मगर पहले वो जिंदा छोड़ दिया, ये कमी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे दुनिया की हमने बात कही, वे जैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति का एक अलग बयान आता है जेडी वेंस का, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में हम नहीं आएंगे बीच में। लेकिन उससे पहले वहां के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर दोनों देश चाहें तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। और भी कई बड़े मुल्क हैं, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, कई मुल्क हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? संसार का काम है आग बुझाना। हर एक देश वो ये देखेगा कि हमारे को इस बात का फायदा क्या हो, अपना बेनिफिट क्या है, कि उनके मुल्क के इंटरेस्ट कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक बात है। मगर कोई भी वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा न्यूक्लियर वार अफोर्ड नहीं कर सकता बिटवीन 2 न्यूक्लियर नेशंस। उसमें वो जरूर रुकवाएंगे, जैसे यूक्रेन में और रशिया में अभी तक न्यूक्लियर यूज नहीं हुआ। टेक्निकल छोटे न्यूक्लियर बम है, वो भी यूज नहीं हुए हैं। तो इस तरह से परमाणु युद्ध से तो हर एक डरेगा, उस खतरे को तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी टाल सकती है। मगर कन्वेंशनल वार तो देखो, सबसे बड़ा व्यापार हथियारों का है संसार में। ठीक बात है। हम तो अपने आप बनाने लग गए, तो हथियार बेचने वाली जो हैं कंट्रीज, वो और सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार हिंदुस्तान है दुनिया। ठीक बात है। तो वो अपने अपने इंटरेस्ट देखेंगे। ये तो पाकिस्तान ने सोचना चाहिए कि वो 25 करोड़ 143 करोड़ का मुकाबला कर पाएंगे चाहते हैं। अपने से 10 गुणे बड़े मुल्क का मुकाबला कब तक लेगा? ठीक बात है। अपने से कितनी बड़ी इकोनॉमी का मुकाबला कैसे करेगा? तो ये तो उन्होंने सोचना चाहिए। हमने तो बहुत उनको समझाया, बहुत मौके भी दिए हैं, बहुत बर्दाश्त भी किया है। अब तो बिल्कुल जो पानी सिर के ऊपर से जाने लगा, तब जाकर हमने वो अटैक किया। वो भी हमने आतंकवादियों के ठिकाने पर अटैक किए हैं, ना कि उनके मिलिट्री स्टेशनों पर अटैक किए, ना कि उनके जो आर्मी कैंप है वहां पर अटैक किए, ना कि उनके जो सिविल के एरियाज हैं उन पर अटैक किए। हमने अटैक किया केवल आतंकवादियों पर, जो हमारा कर्तव्य भी बनता, जो लंबे समय से हमें नुकसान पहुंचा रहे थे।